जय श्री राम। आज हम लोग फिजिक्स के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं उपग्रह या सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट की बात करें तो क्या है, उपग्रह क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किस पे, प्लेनेट ना, ग्रह। ग्रह क्या होते हैं, द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व राउंड द सन, जैसे अर्थ, है ना। ऐसे बॉडी, ऐसे पिंड जो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं चारों तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह, ठीक है, या प्लेनेट। और ऐसे बॉडी जो किसकी परिक्रमा करते हैं, ग्रह की, उसको क्या कहते हैं, उपग्रह या सैटेलाइट, ठीक है। तो द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व राउंड द प्लेनेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैटेलाइट या उपग्रह, जिसको हम लोग, जैसे एग्जाम्पल है चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का राउंड लगाता है, तो पृथ्वी क्या हो गया हम लोग का, ग्रह हो गया, प्लेनेट हो गया, और चंद्रमा क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया, उपग्रह। सैटेलाइट की बात करेंगे तो बेसिकली दो टाइप का सैटेलाइट होता है, नेचुरल या प्राकृतिक उपग्रह, और एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं सैटेलाइट, उसको हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट का काम क्या होता है कि अर्थ ऊपर स्पेस में, है ना, स्पेस में राउंड करता रहता है, किसका, अपने ऑर्बिट में, अपने कक्ष में घूमता रहता है, और वहाँ से हम लोग को इंफॉर्मेशन या डाटा चारों तरफ से गैदर करता है, देन फिर वो देता है किस पे, अर्थ पे। उसका डिटेल के लिए वीडियो बना हुआ है सैटेलाइट का, इंजीनियरिंग वाला, ठीक है। तो उतना डिटेल में तुम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही समझना है कि सैटेलाइट क्या है, कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मानव निर्मित उपग्रह है, ठीक है, जो क्या करता है, अपने कक्ष में स्पेस में घूमता रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, एक टर्म है एस्केप वेलोसिटी या फ्लाइंग वेग, जिसको भी से डिनोट करते हैं। इधर थोड़ा डायग्राम में देख लें। सबसे पहले सपोज एक अर्थ है या पृथ्वी है, जिसका द्रव्यमान या मास कैपिटल M है, और R जो है इसका रेडियस हम लोग अभी बोल रहे हैं, या इसी को बोलो तो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे कुछ डिस्टेंस पर हम लोग R डिस्टेंस पर एक और दूसरा बॉडी या पिंड लिए हैं, जिसका मास हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल m है, जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। तो फ्लाइंग वेग या एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, जैसे कि हम लोग कोई भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल वापस नीचे आता है, या कोई भी चीज़, पत्थर ही ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे आता है। तो एक ऐसा वेलोसिटी जिसके बाद हम लोग किसी वस्तु को फेंके तो वो नीचे ना आए, हमेशा के लिए ऊपर ही चला जाए, वो वेलोसिटी क्या कहलाएगा, फ्लाइंग वेग। बात समझ रहे हो, क्या है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी या फ्लाइंग वेग। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय शक्ति है, ठीक है, कितना है, 16-17 किलोमीटर है ना, 17, जो ट्रोपोस्फेयर है अपना, उससे ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई भी वस्तु ऊपर उड़ रहा है या फेंक दिया जाए तो वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, शक्ति, वो खत्म हो जाता है, ठीक। तो ऐसे वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से हम लोग किसी वस्तु को ऊपर फेंक दें तो वापस वो पृथ्वी पर ना आ सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लाइंग वेग। क्लियर है, फ्लाइंग वेग। अब मान लेते हैं कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M जैसा अभी बात किए, और त्रिज्या कैपिटल R है, तब इसकी सतह पर स्थित स्मॉल m द्रव्यमान के किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें क्या होता है कि -Gm अपॉन में R, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा कि यहाँ पर जो है, ठीक, यहाँ पर और फिर अनंत पर, ठीक है, क्या होगा,
अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा माइनस पृथ्वी की सतह पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा इसके बीच का भाग, है ना। मान लें कि ये अनंत पर कोई पिंड रखा हुआ है, इस अनंत से पृथ्वी का जो सतह है यहाँ के बीच को स्थितिज ऊर्जा को माइनस कर देंगे तो बीच वाला हम लोग को स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा, जो क्या कहलाएगा एस्केप वेलोसिटी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हुआ। ठीक है, तो डेल यू क्या कह रहा है, अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो हम लोग निकाले क्या स्थितिज ऊर्जा GMM अपॉन में R। ठीक है, अनंत बोल रहे हैं मतलब जो R है, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है इन्फिनिटी। अनंत पर रखे हैं मतलब क्या है इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी से किसी को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, जीरो मिलेगा, मिलेगा ना जीरो। तो अनंत पर अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा हम लोग को जीरो। ठीक, माइनस पृथ्वी की सतह पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो पृथ्वी की सतह पर कितना निकाले हैं माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R। इसको यहाँ रख देंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा क्या स्थितिज ऊर्जा, किसका, पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। ठीक, अब यदि पिंड का प्लायन वेग VE हो तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 क्या होता है 1/2 mv², यही होता है। तो अब कह रहा है कि उसका जो वेलोसिटी हो कितना हो, एस्केप वेलोसिटी हो, मतलब प्लायन वेग हो, है ना। तो उस केस में उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 1/2 mve² हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिए, इसको 1 मान लिए। अब पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, ये हम लोग डिसाइड किए। क्यों, देखो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग निकाले, वही उसका वृद्धि कहलाया स्थितिज ऊर्जा का, और उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्लायन वेग में अगर वृद्धि हो तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा, जो गतिज ऊर्जा था इसको एक साइड लिख लिए, और जो स्थितिज ऊर्जा हम लोग का मिला था कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और R। ठीक, यहाँ से देखो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा v का स्क्वायर यहीं रहने दो, 2 को उधर ले जाएंगे तो 2gm अपॉन में R बचेगा। क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट। अब हम लोग जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है g, कल डेरिवेशन देखे थे इसका, स्मॉल g का क्या होता है gm अपॉन R² होता है। अब यहाँ से R एक इधर ले आओ तो gm अपॉन R की वैल्यू हो जाएगा g इंटू R, होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आया, g इक्वल टू gm अपॉन R²। एक R को इधर ले आओ तो क्या बचेगा gm अपॉन R। ये हम लोग ऐसा जादू इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पर gm अपॉन में R है, इसकी वैल्यू को रख देंगे तो थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो gm बटा R की वैल्यू क्या मिल गया, स्मॉल g इंटू R। अब यहाँ पर रख दो तो 2 और gm अपॉन R की वैल्यू क्या gr। तो यही हो गया हम लोग का प्लायन वेग का व्यंजक या फॉर्मूला। ठीक है, इसी से हम लोग किसी का भी प्लायन वेग या एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब बात करें इसकी निर्भरता कि प्लायन वेग का मान किस पे निर्भर करेगा। तो बस सुन लो इसको, देखो सबसे पहले g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है ना। तो सबसे पहला चीज किस पे डिपेंड करेगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान पे डिपेंड करेगा। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको कंसीडर कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पर वो पिंड है पृथ्वी की सतह से। तो या तो r पे भी डिपेंड करेगा या फिर कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं, ठीक, उसके मान पे भी डिपेंड करेगा ना। तो ये हो गया क्या, प्लायन वेग की निर्भरता किस पे। अभी हम लोग डिफरेंस देखेंगे प्लायन वेग का और उसका कक्षीय वेग का। ठीक, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके मान पर डिपेंड करता है। अभी मोटा मोटी ये समझ लो कि किस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण पर, कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, या फिर जितने स्पेस पृथ्वी के सतह से हम लोग जितने डिस्टेंस पर उस पिंड को रखेंगे वो उस दूरी पर। ठीक,
दूसरा चीज यहाँ पर कैपिटल जी के मान पर भी डिपेंड कर सकता है और एम द्रव्यमान पर, वो भी है उसमें, तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है। ठीक, अब बात करें हम लोग कि ये इसको याद कर लेना, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं ना, 2 × GR से, ठीक है, इसी से निकालेंगे इसका। जैसे पृथ्वी का जो रेडियस होता है R, वो होता है कितना 6400 किलोमीटर। ठीक, G का मान हम लोग कल देखे थे 9.8, यही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। अब इसको मान को रख देना तो क्या मिल जाएगा, देखो VE = √2 × 9.8 इंटू में, अब ये किस में है किलोमीटर, इसको जो है सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। देख सकते हो पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होगा 11.2, चंद्रमा का प्लायन वेग होगा 2.4 किलोमीटर और सूर्य का होगा 618 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब पृथ्वी का कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड प्लायन वेग। इसका मतलब क्या कि पृथ्वी की सतह से, ये जो सतह है पृथ्वी का, यहाँ से अगर हम लोग किसी पिंड को इस वेग से फेंकेंगे, है ना, यही हुआ प्लायन वेग। तो प्लायन वेग मतलब क्या कि ऐसा वेग जिस वेग से फेंकने के बाद पृथ्वी पर वो वापस न आए। तो अगर इस वेग से हम लोग किसी भी पिंड को भेजेंगे या फेंकेंगे ऊपर पृथ्वी की सतह से, तो वापस नहीं आएगा। सैटेलाइट भी ऐसा ही होता है, सैटेलाइट को भी हम लोग को ऊपर भेजना है, वापस ना आए, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, इससे ज़्यादा वेग से या इसी वेग से भेजते हैं ऊपर। ठीक, जितने भी हैं, जैसे हेलीकॉप्टर है ना, हवाई जहाज है, वो नीचे नहीं, तो अगर इससे वेलोसिटी उसका कम रहेगा वेग तो नीचे आ जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, तो उन सभी का क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है। वैसे ही चंद्रमा की सतह से किसी को और ऊपर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से हैवी वेग से या वेलोसिटी से उसको ऊपर भेजना पड़ेगा। सेम वैसे ही सूर्य से 618 किलोमीटर। तो ये हो गया क्या, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का प्लायन वेग या स्केप वेग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्लायन वेग और कक्षीय वेग, स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में डिफरेंस या अंतर, है ना। तो सबसे पहले ना प्लायन का नाम ही है प्लायन, ठीक है ना, प्लायन मतलब चले जाना, अब वो वापस ही ना है, ठीक है। जैसे यहाँ डेफिनेशन की बात करो दोनों का, देखो तो प्लायन वेग में क्या है, वह न्यूनतम वेग जिससे फेंके जाने वाले पर वस्तु प्लायन कर जाए, ठीक है। प्लायन कर गया है मतलब कि अब वो वापस ना आए, जैसे विदेश कोई चला गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि प्लायन हो गया हो। ठीक, उस समय कोरोना कोविड टाइम में देखे थे ना, जितने मजदूर लोग काम कर रहे थे बाहर सब प्लायन कर गए अपने अपने गांव देश, है ना, फिर वापस गए ही नहीं। ठीक, तो प्लायन कर जाए और लौट कर वापस ना आए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लायन वेग या स्केप वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, और वो होता है 2GR। अभी देखे थे अंडर रूट, उसका फॉर्मूला भी। इधर बात करें कि उपग्रह एक निश्चित वेग से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्बिट में रह करके कोई भी उपग्रह जो कि क्या करता है, परिक्रमा करता है किसका, पृथ्वी का, उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। और V0 या V0 से डिनोट करते हैं, वो होता है √G.G/R। ठीक है, अब दूसरा है कि वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त होकर पृथ्वी के सतह पर वापस नहीं आने पाए या ना वापस कभी ना आए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लायन वेग। इधर वह वेग जो किसी वस्तु या पिंड को किसी अन्य पिंड, एग्जाम्पल ग्रह, तारे के चारों ओर स्थिर कक्षा में रहने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, ऐसा वेग जिस वेग से क्या होगा कि कोई भी ग्रह है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो कक्ष है ना, उसी कक्ष में वो क्या करे, घूमता रहे स्थिर होकर, उसी वेग को हम लोग क्या कहेंगे, कक्षीय वेग। ठीक, इसका मान, अच्छा पहले इधर आते हैं, इसका मान उस खगोलीय पिंड के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है जिससे वस्तु भागने की कोशिश कर रही है। ठीक,
इधर इसका मान परिक्रमा किए जा रहे पिंड के द्रव्यमान तथा उस पिंड के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। और यहाँ पर 2 पॉइंट है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना अलग से। प्लायन वेग का मान 2 चीज़ है, नॉट डिपेंड और डिपेंड। नॉट डिपेंड पर मतलब निर्भर नहीं करता है और निर्भर करता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो प्लायन वेग का मान मास मतलब द्रव्यमान, कोण तथा दिशा किसका, प्रोजेक्शन का, जिससे वो क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उसके द्रव्यमान, कोण तथा दिशा पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। और रेडियस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम विच इट इज प्रोजेक्टेड, और क्या होगा कि जो जिस ग्रह के प्रोजेक्टेड है उसके त्रिज्या पर निर्भर करेगा, कौन, प्लायन वेग। ठीक, तो सीधा सीधा बात ऑप्शन में देख लेना कि अगर दिया है कि प्लायन वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करेगा, द्रव्यमान पर, कोण पर और दिशा पर। निर्भर किस पर करेगा, सिर्फ त्रिज्या पर, ठीक है। अब प्लायन वेग का जो मान होता है वो कक्षीय वेग से ज़्यादा होता है, इसका वेलोसिटी इज मोर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, हमेशा अधिक होगा, कौन, प्लायन वेग, और कक्षीय वेग कम होगा। ठीक, लास्ट में हम लोग यहाँ पर डेराइव भी किए हैं, देख लो, किए हैं ना। फिर दोनों ही मात्राएं क्या होंगी, गतिशील वस्तु से स्वतंत्र हैं। जो भी वस्तु गतिशील कर रहा है उससे क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे दोनों, कौन, प्लायन वेग और कक्षीय वेग, दोनों ही। फिर वस्तु के अनंत तक पहुंचने पर प्लायन वेग कम हो जाएगा और अनंत पर वेग जो है शून्य हो जाएगा। ठीक, इधर संपूर्ण कक्षा में कक्षीय वेग स्थिर रहती है, यह दिशा बदलती रहती है। ठीक, इधर दिशा क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन यहाँ पर दिशा बदलता रहेगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि प्लायन वेग जो है अनंत पर क्या हो जाएगा, पहुँचने पर कम होने जाता है। जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते जाएंगे, कहाँ से, पृथ्वी की सतह से दूरी को बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ से मान लो अभी हमारा यहाँ पर है पिंड, अब इसकी दूरी को हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ऊपर, मान लो ये अनंत पर पहुँच गया, तो अनंत पर वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अनंत की तरफ जाते जाते उसका प्लायन वेग क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा या कम होता जाएगा। ठीक, जबकि जो कक्षीय वेग है या ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो पूरे कक्ष में एक समान रहेगा, हमेशा एक ही स्पीड से घूमता रहेगा, कम अधिक नहीं होगा। ठीक, सिर्फ क्या बदलेगा, लेकिन दिशा बदलेगा, डायरेक्शन यहाँ बदलेगा, और इस केस में डायरेक्शन अपरिवर्तित या नहीं बदलेगा। ठीक, हो गया। अब थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं कि प्लायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं कि अभी जो निकाले फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का, वो निकाले थे v इक्वल टू √2gr, ठीक, निकाले थे। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है या कक्षीय वेग होता है वो होता है v0 इक्वल टू √g/r। ठीक है, लेकिन समय मिलेगा तो इसका भी डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का, है ना। हालांकि पूछता तो नहीं है डेरिवेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेगा एग्जाम में, लेकिन उधर 11th वाले क्लास में पूछता है। ठीक, कक्षीय वेग का डेरिवेशन, जैसे कल प्लायन वेग का किए थे, सॉरी आज प्लायन वेग का अलग से किए ना, इसका वेलोसिटी का डेरिवेशन, वैसे इसका भी डेरिवेशन है, लास्ट में फॉर्मूला g/r आता है। ठीक, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, VE अपॉन में v0 इक्वल टू √2gr और अपॉन में √gr, √gr कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √2 बचेगा। तो VE बराबर हो जाएगा √2 इंटू में v0, v क्या है, प्लायन वेग √2 और VO क्या है, कक्षीय वेग। तो प्लायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि प्लायन वेग तथा कक्षीय वेग में निम्न में कौन सा संबंध सत्य है या असत्य है। ठीक, क्या
प्लायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होगा, या उल्टा बात करें कक्षीय वेग प्लायन वेग का 1/√2 गुना होगा ना। अगर कक्षीय वेग का मान निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, कक्षीय वेग बराबर 1/√2 प्लायन वेग, तो 1/√2 गुना होगा कौन, कक्षीय वेग, और प्लायन वेग होगा √2 इंटू कक्षीय वेग। ठीक, अब सपोज मान लेते हैं कि RE जो है, मानना क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर अभी जो बताए है ना, और जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है V0 = G × R, उसमें रख दो, ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सतह पर सैटेलाइट या उपग्रह का क्या, कक्षीय चाल या कक्षीय वेग, हिंदी में इसको लिख लेना। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर किसका, सैटेलाइट उपग्रह का क्या, कक्षीय चाल कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन आ चुका है ना, इसलिए लिखवाएं उसको। फिर चंद्रमा पर ऑब्जेक्ट का भार या वस्तु का भार कितना होता है, पृथ्वी पर जितना भार होगा उसका 1/6। उल्टा यहाँ भी कर सकता है कि पृथ्वी पर भार जो है किसी वस्तु का, वो चंद्रमा पर भार का कितना गुना है, तो 6 उधर चला जाएगा, 6 गुने इतना। ठीक, यहाँ पर अगर मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लो किसी पिंड का, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 40 kg है। ठीक, पृथ्वी पर भार कितना है 40 kg, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 गुने 40 बराबर 240 kg। बात समझ में आया, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वेट या भार जितना है, चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट उल्टा, चंद्रमा पर जितना है पृथ्वी पर 1/6 गुना। मान लो चंद्रमा पर 240 kg है, तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, सॉरी चंद्रमा पर 1/6 होगा, तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम लोग केपलर्स लॉ या केपलर के नियम, ग्रहों संबंधी केपलर का नियम ऐसा भी बोलते हैं, है ना, ग्रह के संबंधी केपलर का नियम। तो जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जॉन्स केपलर, उन्होंने दिया था 3 नियम। ठीक, केपलर का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट या एलिप्सिस का नियम, 3 नाम है उसका। ठीक है, द्वितीय नियम या सेकेंड लॉ को बोलते हैं समान क्षेत्रफल का नियम या लॉ ऑफ इक्वल एरिया। तीसरा नियम या थर्ड लॉ अवधि का नियम, हार्मनी का नियम या लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो ये नाम है उसके नाम, है ना, नियम का। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्रथम नियम। ठीक है, फर्स्ट जो रूल था वो क्या था, तो क्या था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिसमें सूर्य किसी एक फोकस पर होता है। ठीक, प्लैनेट मूव्स ऑन इलिप्टिकल पाथ विथ द सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकस। ठीक, क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कैसा है, अंडाकार शेप है अपना पृथ्वी का, है ना, तो ऑर्बिट ग्रह जितने भी रहेंगे उसी में घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे, है ना। तो सपोज यहाँ पे सन है, 2 चीज़ होता है इलिप्स में ना, इलिप्स होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स और हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। अंडाकार का होता है, इसमें 2 होते हैं ऐसा, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये वाले को ए, मतलब मेजर एक्सिस, और ये जो बी है दोनों तरफ वो कहलाता है माइनर एक्सिस, है ना। दीर्घ अक्ष
हिंदी में बोलेंगे, और इसको बोलते हैं लघु अक्ष। तो दो एक्सिस होते हैं एलिप्स में, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर मतलब नाम से ही है, अंडा हम लोग बनाएंगे तो अंडे का जो बड़ा वाला भाग होगा वो कहलाएगा हम लोग का क्या, मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष, और जो वर्टिकल रहेगा छोटा वाला एरिया वो क्या कहलाएगा, माइनर एक्सिस या लघु अक्ष। ठीक, तो यहाँ भी वही चीज़ दिया हुआ है, देखो ये जो पूरा रहेगा हम लोग का क्या रहेगा, मेजर एक्सिस, और ये जो रहेगा वो माइनर एक्सिस, 2b और 2a। ठीक, सन यहाँ दिया है, और दो फोकस पॉइंट होते हैं इलिप्स में। ठीक है, इलिप्स में दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, जहाँ से कि फोकस होता है उसके पोल्स पे, ध्रुव पे ना, जहाँ पे केंद्रित होता है उसको कहते हैं पोल, नाभि है ना, हिंदी में बोलते हैं नाभि और इंग्लिश में बोलते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, तो सपोज कि जो सूर्य हम लोग का सन है यहाँ पे है, तो क्या कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिसमें सूर्य किसी एक फोकस पर होता है। सभी ग्रह ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, सूर्य जो है फोकस पे होता है किसी एक पे। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग है ना क्या होता है कि जिस बिंदु पर ग्रह सूर्य के करीब होता है, सबसे करीब होगा, वो कहलाता है हम लोग का, और कितना होगा, 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक, तो ग्रह घूमते रहेंगे, और जो ग्रह पृथ्वी के से सूर्य से सबसे नज़दीक आएगा, मतलब कितना, 147 मिलियन किलोमीटर में, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पेरिहेलियन या सूर्य समीपक। ठीक, जैसे कि बुध सबसे पास वाला ग्रह है, घूम रहे हैं उसमें से बुध क्या है, सबसे पास वाला है। ठीक, सेम वैसे ही घूम रहे हैं सभी ग्रह, और ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर कि एक ग्रह जो है सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे होगा, जो कि सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा, दूरस्थ दूरी ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपेलियन या अपसौर हिंदी में। ठीक है, हिंदी में अपसौर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सूर्य समीपक, सूर्य के सबसे नज़दीक, और इसको बोलते हैं सबसे दूर। ठीक, तो कौन सा है भी सूर्य से सबसे नज़दीक दूर का ग्रह, कौन है? पहले तो प्लूटो था ना, प्लूटो को हटा दिए हैं, अब क्या कौन बचा है, कमेंट कर देना। ठीक, प्लूटो को हटा दिए हैं, सबसे पहले क्या था, प्लूटो जो था सबसे दूर का ग्रह था ना, बुध सबसे पास का और प्लूटो सबसे दूर का, लेकिन नेपच्यून और प्लूटो को हटा दिए हैं ग्रह वाले से, तो अभी कौन है उसको देख लेना। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ में आते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इक्वल एरिया या समान क्षेत्रफल का नियम। इसके केस में आ गया हम लोग, तो क्या कर लिए हैं, क्या कह रहा है कि ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब क्या बोल रहा है कि ग्रह को, है ना, जो अपनों का प्लेनेट है, ये इन ग्रह को, ये जो सूर्य है उससे जो जोड़ रहा है लाइन, ये वाला, ठीक है, ये ग्रह है, इस ग्रह से सूर्य को जोड़ने वाला जो लाइन है, ठीक है, रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करेगी। मतलब इधर मान लो 6 मंथ में कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ भी जो है वो कितने में करेगा, 6 मंथ में ही करेगा। मतलब दोनों का जो एरिया कवरिंग करने का समय है वो सेम रहेगा, मतलब समान समय अंतराल में समान एरिया को या क्षेत्रफल को कवर करेंगे। ठीक, द रेडियस वेक्टर स्वीप बाय इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये है हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स। ठीक है, केपलर का द्वितीय नियम। तृतीय नियम में आ जाते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो t कक्षीय अवधि मतलब टाइम पीरियड, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहा है, दीर्घ अक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष। तो अर्ध दीर्घ अक्ष किसको बोलेंगे, ए को ना, ए को बोलेंगे अर्ध और 2a को बोलेंगे पूरा। ठीक, अभी बताए थे कि ये वाला जो भाग होगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या कहलाएगा, पूरा पूरा दीर्घ अक्ष, और ये वाला जो भाग होगा यहाँ से यहाँ तक वाला, ये कहलाएगा हम लोग का लघु अक्ष, मेजर एक्सिस और
माइनर एक्सिस। उसका जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष, और इसका हाफ जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, अर्ध लघु अक्ष। ठीक, तो अर्ध दीर्घ अक्ष बोल रहा है मतलब a का क्यूब, टी स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, a के क्यूब के बराबर। ठीक है, द स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ देख लो डायग्राम में, ये जो t दिख रहा है वो क्या है, टाइम टू कंप्लीट ऑर्बिट, उस पूरे कक्ष को पूरा करने में जितना समय लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल T। ठीक है, टाइम पीरियड, और A क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, और ये कहलाएगा हम लोग का क्या, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस, और ये कहलाएगा सेमी माइनर एक्सिस। तो क्या कह रहा है कि सेमी मेजर एक्सिस मतलब A कितना होना चाहिए, टी स्क्वायर जो होना चाहिए सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। ठीक है, यही होता है क्या, केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।